जय हिंद। स्वागत है आप सभी का यूनिक स्टडी अड्डा के इस यूट्यूब चैनल पे, जिसके माध्यम से हम लगातार एक एक प्रैक्टिस सेट्स करते जा रहे हैं जियोग्राफी से रिलेटेड, वो भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो आज का हमारा टॉपिक है सौरमंडल से। सौरमंडल में हम सूर्य के साथ साथ अन्य खगोलीय पिंडों का भी अध्ययन करते हैं, उसी को सौरमंडल कहा जाता है। उसी को इंग्लिश में हम कहते हैं सोलर सिस्टम। अब सोलर सिस्टम पे जाने से पहले हम थोड़ी ब्रह्मांड के बारे में ज्ञान ले लेते हैं, क्योंकि थोड़ा आसपास का नॉलेज रहता है तो उस माहौल में ढलना काफ़ी आसान हो जाता है। जब आप कहीं नए जगह पे जाते हैं तो अपने आस पड़ोस पड़ोसियों को जान लेते हैं, तो आपको वहाँ पे रहने में थोड़ी आसानी होती है। तो उसी बात को मद्देनज़र रखते हुए यहाँ पे हम सूर्य के पास जाने से पहले हम चलते हैं ब्रह्मांड की ओर। ब्रह्मांड के बारे में थोड़ी सी स्टडी करने के बाद तब हम आएंगे अपने सौरमंडल पे। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। एक बार फिर से जय हिंद। ब्रह्मांड की यानी कि अंतरिक्ष के अध्ययन को हम कहते हैं क्या? एस्ट्रोनॉमी। क्या बोलते हैं? एस्ट्रोनॉमी। एस्ट्रोनॉमी कहते हैं हम अंतरिक्ष के ज्ञान को। स्टडी ऑफ स्पेस इज कॉल्ड एस्ट्रोनॉमी। एस्ट्रोनॉमी में क्या होता है? बहुत सारे तारे होते हैं, मुख्यतः बहुत सारे तारे होते हैं। उन तारों के ही समूह से अलग अलग संरचनाएं बनती हैं। सूर्य खुद एक तारा है। तो ब्रह्मांड में मुख्यतः हमको क्या मिलता है? तारा। तो सब कुछ छोड़ छाड़ के पहले हम तारे को ही पढ़ लेते हैं। तारा क्या होता है? तो तारा जो होता है वो गैसों का एक संग्रह होता है। गैसों के संग्रह को हम क्या कहते हैं? जिस गैसों के संग्रह से तारा बनता है, उस गैसों के संग्रह को हम क्या कहते हैं? नेब्यूला। क्या कहा जाता है उसको? नेबुला। नेबुला नेबुला कहते हैं, जिसको निहारिका कहा जाता है। अब नेबुला जो होता है वो क्या होता है? गैसों का संग्रह होता है। जैसे स्कूल में अगर ऐसे बहुत सारे बच्चे फैले हुए हैं तो उनको क्या कहा जाएगा? स्टूडेंट कहा जाएगा। लेकिन जब स्टूडेंट, टीचर, सारे लोग एक जगह बैठेंगे, किसी एक बंद दरवाजे में बैठेंगे, तो उसको क्या कहा जाएगा? क्लास कहा जाएगा। तो ऐसे ही जो गैस होते हैं वो दूर दूर फैले होते हैं, तो इनको तारा नहीं कहेंगे। जब ये गैस आपस में संलयित होकर कुछ ताप तथा उष्मा का प्रकाशन करते हैं, तब उस चीज़ को क्या कहा जाता है? तारा कहा जाता है। यानी कि जब ये गैसीय पिंड आपस में क्या करेंगे? संलयन करेंगे। कौन से गैस का किसमें संलयन होता है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हाइड्रोजन का संलयन होता है हीलियम में। हाइड्रोजन का संलयन हीलियम में होता है और इसका टेम्परेचर कितना होता है? तो 6000 डिग्री सेल्सियस, 6000 डिग्री सेल्सियस से भी ज़्यादा होता है। लगभग ऐसा अनुमान लगाया गया है कि 6000 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा इसका तापमान होता है। ऐसी अवस्था को हम क्या कहते हैं? प्लाज्मा अवस्था। अवस्था को क्या कहा जाता है? प्लाज्मा अवस्था। इसका टेम्परेचर कितना होता है? 6000 डिग्री सेल्सियस से भी ज़्यादा। अब क्या बताया? नेबुला जो होता है वो गैसों का संग्रह होता है। गैसों के संग्रह के आपस में संलयन से क्या बनता है? आपस में नाभिकीय संलयन से बनता है तारा। तारे का नाम ही है तारा। तारा किसे कहते हैं? ये भी आ सकता है क्वेश्चन में कि निम्नलिखित में से कौन है जो तारा के परिभाषा को संपूर्ण करता है? तो तारा की परिभाषा होती है ता प्लस रा, यानी ता से हो जाएगा ताप और रा से हो जाएगा रोशनी यानी प्रकाश। तो यानी ऐसा कोई खगोलीय पिंड जिसके पास खुद की क्या हो? ऊष्मा हो यानी ताप, और प्रकाश हो यानी रोशनी। तारा, ताप और रोशनी दोनों में जिसकी खुद की होगी उसी को हम क्या कहेंगे? तारा कहेंगे। तारा जो होता है किससे बनता है? तो गैसों के संग्रह से बनता है और उनके नाभिकीय संलयन से बनता है। तो नाभिकीय संलयन किस किस गैसों के बीच में होता है? हाइड्रोजन और हीलियम के बीच में होता है। तारा जो होता है अपने ताप की वजह से बहुत फेमस होता है। उसका ताप जब कम होता है, उसका टेम्परेचर जब कम होता है तो उसको किसी और नाम से जानते हैं। उसका टेम्परेचर जब बढ़ने लगता है तो उसको किसी और नाम से जानते हैं। तो इसका मुख्य जो तारे की जो विशेषता है वो क्या है? इसका टेम्परेचर है, यानी कि इसका ताप है। तो तारे का जो ताप है वो कितना होता है? 6000 डिग्री सेल्सियस, जो कि एक क्या है? प्लाज्मा अवस्था है। प्लाज्मा अवस्था जो होती है वो किसी भी पदार्थ की चौथी अवस्था होती है। पहली होती है ठोस, द्रव, गैस, चौथी होती है प्लाज्मा, और पांचवी अवस्था जो होती है वो होती है बोस-आइंस्टीन, जो पदार्थ की सबसे ठंडी अवस्था होती है। और जो पदार्थ की सबसे गर्म अवस्था होती है उसका नाम होता है प्लाज्मा। तो तारों में टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है। अब तारों के ताप से संबंधित कुछ टर्म्स एंड कुछ कड़ियाँ हैं जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। जैसे आपके एग्जाम में पूछ सकता है कि लाल दानव क्या होता है, काला वामन क्या होता है, अभिनव या विस्फोटक तारा किसको कहते हैं। तो ये सब पूरा का पूरा क्या होता है? तारे के ताप पे डिपेंड होता है। तो जब किसी तारे का
जब किसी तारे का तापमान जो होता है वो क्या होने लगता है, कम होने लगता है, यानी उसका ईंधन कम होने लगता है, तो वो क्या होता है, उसका आकार धीरे धीरे बड़ा होने लगता है। उसका आकार धीरे धीरे बड़ा होने लगता है और उसको हम क्या कहते हैं, लाल दानव। क्या बोलते हैं, लाल दानव। जैसे मान लीजिए यहाँ पे कोई बच्चा है, इस बच्चे को भूख लग गई, यानी कि इसकी एनर्जी धीरे धीरे खत्म हो रही है। तो जब किसी बच्चे को भूख लगती है तो वो क्या होता है, गुस्से से लाल पीला हो जाता है, अजीबोगरीब हरकतें करने लगता है, बेवजह गुस्सा करने लगता है। तो यही होता है तारे के साथ भी। तारे का जब ईंधन खत्म, ईंधन मतलब कि गैसों का जो संलयन होता है, जिस संलयन से उसको ऊर्जा मिल रही थी वो ऊर्जा धीरे धीरे खत्म होने लगती है, क्योंकि हर एक खगोलीय पिंड का कोई एज होता है। उस एज के बाद वो उसकी ऊर्जा धीरे धीरे क्या होने लगती है, कम होने लगती है। तो जब तारे का भी ईंधन कम होने लगेगा तो वो किसका रूप धारण कर लेता है, आकार में बड़ा हो जाता है, और उस बड़ी हुई आकृति को हम क्या नाम देते हैं, लाल दानव। इसको क्या कहा जाता है, लाल दानव। लाल दानव जो होता है वो दो भागों में बढ़ जाता है। पहला कि जब इसका टेम्परेचर उससे भी कम हो जाता है, यानी बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, तो फिर ये बनता है क्या, श्वेत वामन। क्या बनता है, श्वेत वामन। और ये कम चमकीला होता है। आपने आकाश में देखा होगा कि कुछ तारे जो होते हैं वो ज़्यादा चमकीले होते हैं, जबकि कुछ तारे जो होते हैं वो कम चमकीले होते हैं। तो लाल दानव जो होगा उसका रंग भी क्या होगा, लाल होगा, गुस्से से लाल हो जाएगा, भूख लगेगी, खाना नहीं मिलेगा तो लाल दानव होगा। उसके बाद जब 2-3 दिन तक खाना नहीं मिलेगा तो बेचारा एकदम सिकुड़ के सफ़ेद हो जाएगा, उसके ब्लड उसका सूख जाएगा, सब कुछ सूखा सूखा हो जाएगा। तो फिर वो क्या बन जाएगा, श्वेत वामन हो जाएगा, जो कि कम चमकीला होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, जीवाश्म तारा। श्वेत वामन को ही क्या बोला जाता है, जीवाश्म तारा। इम्पॉर्टेंट है, आपके क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, जीवाश्म तारा किसे कहते हैं, तो किसे कहते हैं, श्वेत वामन को ही जीवाश्म तारा कहा जाता है। और ये तो पहली कंडीशन हो गई कि जब उसकी ऊर्जा बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। दूसरा कंडीशन ये होता है कि जब उसकी ऊर्जा पूरी की पूरी ख़त्म हो जाती है तो वो कौन सा रूप ले लेता है, काला वामन, यानी गुस्से से जल भुन के राख हो गया एकदम, अब उसके अंदर कुछ नहीं बचा, काला वामन बन जाता है। काला वामन जो होता है वो कौन सा तारा होता है, तो जिस तारे की एनर्जी या फिर उसकी ईंधन या फिर ऊर्जा जो पूरी तरीके से ख़त्म हो जाता है तो वो कौन सा वामन बनता है, काला वामन बनता है। अब कुछ तारे जो होते हैं वो उनकी आकृति बड़ी होती है, कुछ तारे जो होते हैं उनकी आकृति छोटी होती है। तो जो श्वेत वामन होते हैं वो केवल छोटे तारे ही बनते हैं, यानी कि मान लीजिए किसी बड़े तारे की एनर्जी ख़त्म हो गई तो वो श्वेत वामन नहीं बनेगा, वो डायरेक्ट क्या बनेगा, अभिनव तारा, जिसको हम क्या बोलते हैं, विस्फोटक तारा के नाम से भी जानते हैं। जैसे कि मान लीजिए ये लाल दानव पहले हमने पढ़ा था, लाल दानव। अब इसमें अगर छोटा तारा है, छोटा तारा है तो ये किसमें कन्वर्ट होगा, श्वेत वामन में। लेकिन अगर बड़ा तारा है तो किसमें कन्वर्ट होगा, ये अभिनव तारा या फिर विस्फोटक तारा में। अभिनव तारा या विस्फोटक तारे में ये कन्वर्ट हो जाएगा। ये जो विस्फोटक तारा होता है ये भी टूट करके कई टुकड़ों में विभाजित हो जाता है, जिसके 3 टुकड़े होते हैं। कौन से के, अभिनव या विस्फोटक तारे के कितने टुकड़े होते हैं, यहाँ हम अभिनव को ए से डिनोट कर लेते हैं। इसके 3 टुकड़े होते हैं। पहला होता है न्यूट्रॉन, दूसरा होता है पल्सर, तीसरा होता है क्वेसर। न्यूट्रॉन, पल्सर और क्वेसर ये तीनों किसके टूटे हुए भाग हैं, तो अभिनव या विस्फोटक तारा के। अभिनव या विस्फोटक तारा किसका पार्ट है, तो लाल दानव का, जो एक प्रकार का ईंधन खत्म हुआ तारा है। न्यूट्रॉन जो होता है उसका घनत्व तो बहुत ज़्यादा होता है, जो कि इसका घनत्व तो बहुत ज़्यादा होने के कारण ये क्या बनाता है आगे जा करके, ब्लैक होल। ब्लैक होल, ब्लैक होल सभी जानते हैं, ब्रह्मांड का जो केंद्रित भाग होता है उसी को ब्लैक होल कहते हैं। जितने भी टूटे फूटे तारे होते हैं वो जा करके कहाँ गिरते हैं, उनके डस्टबिन में। उनके डस्टबिन का नाम क्या है, ब्लैक होल। पल्सर जो होता है वो काफ़ी चमकदार तारा बन जाता है बाद में, टूटने के बाद। पल्सर क्या होता है, चमकने के लिए फेमस है। क्वेसर जो होता है इसके पास चुंबकीय क्षमता बहुत ज़्यादा होती है, चुंबकीय क्षमता। तो ये हो गया तारे के इतिहास के बारे में। सबसे पहले क्या बताया, अंतरिक्ष के अध्ययन को एस्ट्रोनॉमी कहते हैं। तारा क्या होता है, जिसके पास
ता और रा दोनों होता है, यानी तापमान और रोशनी, बोले तो प्रकाश, ये दोनों जिसके पास होता है उसको बोलते हैं तारा, वो भी खुद का, किसी का उधार मांगा हुआ नहीं, जैसे कि हमारी पृथ्वी के पास है। तारों के पास खुद की ऊष्मा और प्रकाश होता है। दूसरी बात, तारों का निर्माण कैसे होता है, तो गैसों का एक गोला होता है जिसको बोलते हैं नेबुला, निहारिका बोलते हैं। निहारिका के गैस जब आपस में संलयित होते हैं, कौन कौन से गैस, हाइड्रोजन और हीलियम, इनका आपस में नाभिकीय संलयन के बाद बनता है तारा। तारा जो होता है उसका तारा बन गया, कुछ दिन गुजर बसर किया, उसके बाद जब उसका ईंधन खत्म होने लगता है, गुस्से से लाल होकर के कौन सा दानव बनता है, लाल दानव, जिसका आकार बड़ा होता है। लाल दानव अगर बड़ा तारा है तो वो कन्वर्ट होगा किसमें, अभिनव या विस्फोटक तारा में। लाल दानव बनने वाला तारा अगर छोटा आकृति का है तो वो बनेगा कौन सा, श्वेत वामन, जिसको क्या कहा जाता है, जीवाश्म तारा कहा जाता है। अब ये तारा बड़ा होगा या छोटा होगा ये किसने बताया, तो तारा बड़ा या छोटा होने का कॉन्सेप्ट जो दिया था वो दिया था चंद्रशेखर। तारों के बड़े या फिर छोटे होने का कॉन्सेप्ट किसने दिया था, चंद्रशेखर। क्या वो अंतरिक्ष में नापने गए थे, बिल्कुल नहीं, अंतरिक्ष में नापने तो वो नहीं गए थे, लेकिन उन्होंने एक औसत दूरी बताई कि जिसका भी द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान से 1.5 गुना छोटा होगा, यानी जिस तारे का द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान से क्या होगा, 1.5 गुना छोटा होगा, वो छोटे तारे की कैटेगरी में आएगा, और जिसका द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान से 1.5 गुना बड़ा होगा वो आएगा किसमें, बड़े तारों की कैटेगरी में। तो ये समझ में आ गया कि छोटा तारा कैसे डिवाइड होता है, बड़ा तारा कैसे होता है, इसको डिवाइड किसने करा था, इसका कॉन्सेप्ट किसने दिया था, चंद्रशेखर ने दिया था। अब हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। अब तारा बना लिया हमने, तारा हमारा बन गया, फर्स्ट क्लास, एकदम रेडी है। अब तारों का समूह बनाएंगे हम लोग, क्योंकि हमको पता है कि हम कोई भी काम कर लें उससे हमको खुशी नहीं मिलती जब तक, और आगे की ओर हम लोग क्या करते रहते हैं, बढ़ते रहते हैं। एक अचीवमेंट कर ली, फिर उसके आगे का सोचेंगे, फिर उसके आगे का सोचेंगे। तो तारा बन गया। अब तारे के बाद तारों का समूह बनाएंगे। तो तारों का जो समूह होता है उसको कहते हैं क्या, ये क्या है, तारों का समूह है, इसको हम कहते हैं आकाश गंगा। आकाश गंगा, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है गैलेक्सी, गैलेक्सी कहते हैं आकाश गंगा को। अब ब्रह्मांड में एक तारों का समूह तो है नहीं, बहुत सारे तारों का समूह है। जैसे छठ में जाते हैं, आपको लगता है आपके घर पे ही छठ हो रहा है, लेकिन आप जब घाट पे जाते हैं तो आपके जैसे सामान पूजा करने वाले बहुत सारे लोग आपको मिल जाते हैं। तो एक परिवार आकाश गंगा, बहुत सारे परिवार एक घाट पे मिल गए, क्या बन गया, ब्रह्मांड बन गया। इसको हम क्या कहते हैं, ब्रह्मांड। तो तारों के समूह को आकाश गंगा कहा जाता है, आकाश गंगा के समूह को क्या कहा जाता है, ब्रह्मांड कहा जाता है। एक ब्रह्मांड में कितने आकाश गंगाएं पाई जाती हैं, तो 100 अरब आकाश गंगा एक ब्रह्मांड में पाई जाती है, और एक आकाश गंगा में 100 अरब तारे होते हैं। तो अगर एग्ज़ाम में तारों की संख्या पूछता है तो तारों की संख्या होगी 100 अरब गुणे 100 अरब, यानी अनंत, कोई इसको गिन नहीं सकता। तो तारों के समूह को आकाश गंगा के समूह को क्या कहा जाता है, ब्रह्मांड कहा जाता है। 3 आकाश गंगाओं के समूह को, यानी बहुत सारे आकाश गंगा जब मिलेंगी तो ब्रह्मांड बनेगा, लेकिन 3 आकाश गंगा के समूह को हम लोग कहते हैं क्या, सुपर क्लस्टर। क्या कहते हैं, सुपर क्लस्टर, सुपर क्लस्टर कहते हैं। बहुत सारी आकाश गंगा मिलेगी तो ब्रह्मांड बनेगा, लेकिन केवल 3 आकाश गंगाओं के समूह को क्या कहते हैं, सुपर क्लस्टर कहते हैं। तो यहाँ से हमारा ये टॉपिक ख़त्म होता है। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन हमारा पहला है, सौर प्रणाली की खोज किसने की। सौर प्रणाली की खोज करने वाले साइंटिस्ट जो हैं वो हैं कॉपरनिकस। राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट। गैलीलियो ने क्या दिया था, केपलर ने क्या दिया था, न्यूटन ने क्या दिया था। गैलीलियो का सिद्धांत है, बृहस्पति के उपग्रहों की जानकारी दी थी किसने, गैलीलियो ने। बृहस्पति के उपग्रहों की जानकारी किसने दी थी, गैलीलियो ने। केपलर ने क्या दिया था, तो केपलर ने दिया था ग्रहों के गति का नियम, ग्रहों के गति का नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन,
निक्स ओलंपिया कोलंबस पर्वत किस ग्रह पर है? निक्स ओलंपिया कोलंबस पर्वत जो होता है वो पाया जाता है आपका मंगल ग्रह पे। सॉरी, राइट आंसर होगा आपका क्या? मंगल ग्रह। मंगल ग्रह पे एक ज्वालामुखी भी पाया जाता है जो कि काफ़ी फेमस है, इसका नाम है ओलिपस मेसी। ओलिपस मेसी, ओलिपस मेसी नाम का सौर मंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी है एवं सौर मंडल का सबसे ऊंचा पर्वत जो है वो भी पाया जाता है कहाँ पे? मंगल ग्रह पे। तो मंगल ग्रह पे दो चीज़ें पाई जाती हैं, पहली सबसे बड़ा पर्वत नाम है निक्स ओलंपिया और सबसे बड़ा ज्वालामुखी जिसको बोलते हैं ओलिपस मेसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस ग्रह के पास सबसे अधिक उपग्रह है? तो ये क्वेश्चन काफ़ी कंट्रोवर्सी वाला है, इस पर कहीं कुछ और डेटा मिल रहा है तो कहीं कुछ और डेटा मिल रहा है। तो अभी तक दो ग्रह जो हैं आपस में कंपटीशन में चल रहे हैं। तक के फिलहाल के डेटा की बात है, बृहस्पति के पास कुल 12 या फिर 15 उपग्रहों की खोज और हुई है। तो पहले उपग्रह थे इसके पास 79, जिसमें से बृहस्पति के पास कितने उपग्रह थे? 79, जिसमें से कितने को मान्यता प्राप्त थी? 16 उपग्रहों को मान्यता प्राप्त थी। वहीं शनि की बात करें तो शनि के पास सबसे ज़्यादा उपग्रह होने का दावा किया जा रहा है, यानी 145 उपग्रह होते हैं किसके पास? शनि के पास, जिसमें से 21 को मान्यता प्राप्त है। 21 को क्या है? मान्यता प्राप्त है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर हम आप लोग के ऊपर छोड़ रहे हैं, आप लोग कमेंट में इसका आंसर जरूर दीजिएगा ताकि इसकी कंट्रोवर्सी दूर हो सके। जिस ग्रह को सबसे ज़्यादा वोटिंग मिलेगी वही ग्रह जीतेगा। शुक्र की बात करें तो इसके पास कोई भी उपग्रह नहीं होता है। शुक्र एक ऐसा ग्रह है जिसके पास कोई भी उपग्रह नहीं होता है। मंगल के पास 2 उपग्रह होते हैं, फोबोस और डिमोस। फोबोस और डिमोस नाम के 2 उपग्रह होते हैं मंगल ग्रह के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा ग्रह जल में तैर सकता है? तो जिसका घनत्व सबसे कम होगा वही ग्रह क्या करेगा? जल में तैरेगा। तो शनि एक ऐसा ग्रह होता है जिसका घनत्व जो होता है पानी से भी कम होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, शनि ग्रह जो होता है उसका घनत्व सबसे कम होता है, इसीलिए वो पानी में भी तैर सकता है। इसका घनत्व होता कितना है? तो 770 घनत्व होता है। पृथ्वी का घनत्व सबसे ज़्यादा होता है। पृथ्वी का घनत्व क्या होता है? सबसे ज़्यादा होता है। घनत्व क्या होता है? जैसे आप एग्जाम्पल समझे, बेसन का लड्डू, ये बेसन ऐसे फैला हुआ है, तो ये क्या करेगा? स्पेस ज़्यादा लेगा, वेट कम रहेगा इसका। लेकिन इसी का अगर हम एक लड्डू बना देते हैं तो एक ही स्पेस में सारे दाने आ गए। तो घनत्व का मतलब होता है कि किसी भी स्पेस में कितनी ज़्यादा संख्या में कोई भी अणु आ सकता है। कम से कम संख्या में ज़्यादा से ज़्यादा अणु को लाना ही क्या कहलाता है? उसका घनत्व कहलाता है। तो जिस में सबसे ज़्यादा अणु होंगे उसका भार भी क्या होगा? बहुत ज़्यादा होगा। तो आप यहाँ से समझ लीजिए कि घनत्व का मतलब क्या होता है। तो सबसे कम घनत्व जो होता है शनि का होता है, सबसे ज़्यादा घनत्व जो होता है वो पृथ्वी का होता है। शनि का घनत्व कम होने की वजह से वो हल्का होता है और पानी में तैर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस ग्रह को मास्टर ऑफ गॉड कहते हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका बृहस्पति। बृहस्पति को ग्रहों का गुरु कहते हैं, इसको बोलते हैं मास्टर ऑफ गॉड। किस ग्रह को लेटा हुआ ग्रह कहते हैं? तो अरुण को बोलते हैं लेटा हुआ ग्रह। क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये 90 डिग्री पे झुका हुआ है अपने अक्ष पे और दूर से देखने पे लेटा हुआ प्रतीत होता है। तो राइट आंसर होगा आपका अरुण। अरुण को लेटा ग्रह कहते हैं। पृथ्वी को क्या बोलते हैं? नीला ग्रह। पृथ्वी को नीला ग्रह बोलते हैं। मंगल को लाल ग्रह बोलते हैं। मंगल को क्या बोलते हैं? लाल ग्रह बोलते हैं। शनि के बारे में खास बात क्या है? इसके पास 7 छल्ले होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से विषुव किस तिथि को होता है? तो विषुव जो होता है वो सूर्य के उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में प्रवेश या फिर बाहर निकलने की तिथि को डिसाइड होता है। ये हो गया हमारा सूर्य, ये हो गई हमारी पृथ्वी और ये हो गया उसका उत्तरी गोलार्ध, ये हो गया उसका दक्षिणी गोलार्ध। सूर्य जब
उत्तरी गोलार्ध को पार करता है तब आता है हमारा बसंत विषु, और ये पड़ता है 20 या 21 मार्च को। कब पड़ता है? 20 या 21 मार्च को। लेकिन यही सूर्य जब दक्षिणी गोलार्ध में प्रवेश करता है तब आता है हमारा, जैसे यहाँ पे उत्तरी गोलार्ध को पार किया तब 20 या 21 मार्च को आएगा बसंत विषु। जब दक्षिणी गोलार्ध में प्रवेश करता है तब आता है हमारा दूसरा विषु, जो पड़ता है 22 से 23 सितंबर के बीच में। तो यहाँ पे सितंबर तो दिया नहीं है, तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? 21 मार्च। राइट आंसर 21 मार्च। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे चमकीला ग्रह कौन सा होता है? तो शुक्र ग्रह जो होता है वो सबसे ज़्यादा चमकीला ग्रह होता है। राइट आंसर होगा आपका शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह सबसे ज़्यादा चमकीला होता है। इस ग्रह पे किसकी अधिकता होती है? इस ग्रह पे अधिकता होती है सल्फ्यूरिक एसिड की। किसकी अधिकता होती है? सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड की अधिकता होती है। सबसे चमकीला ग्रह है, सबसे सुंदर ग्रह है। सुंदर, चमकीला, पृथ्वी की बहन या फिर पृथ्वी की भगिनी कहा जाता है, क्योंकि ये पृथ्वी के लगभग समान होती है। इसको सांझ का तारा या फिर भोर का तारा भी कहते हैं। सबसे सुंदर, सबसे गर्म ग्रह भी यही होता है। सबसे चमकीला होने के साथ साथ क्या होता है? सबसे गर्म भी होता है, यानी कि चमकेगा तो गर्म होगा तभी चमकेगा। तो सबसे गर्म ग्रह शुक्र, सबसे चमकीला ग्रह शुक्र। सल्फ्यूरिक एसिड की अधिकता कहाँ होती है? शुक्र ग्रह पे। सबसे सुंदर ग्रह कौन सा होता है? शुक्र होता है। पृथ्वी की भगिनी किसको कहा जाता है? शुक्र ग्रह को कहा जाता है। तो ये सब है शुक्र ग्रह के कुछ उपनाम, इसको आप याद कर लीजिएगा। प्रेशर कुकर भी कहते हैं इसको। इस ग्रह को कहते हैं प्रेशर कुकर। बृहस्पति के बारे में क्या क्या है? तो बृहस्पति को मास्टर ऑफ गॉड पिछली वाले क्वेश्चन में देखा था। इसको सबसे बड़ा ग्रह भी कहते हैं। बृहस्पति को क्या कहते हैं? सबसे बड़ा ग्रह, सबसे बड़ा होता है ये। इसको वैक्यूम क्लीनर बोलते हैं। वैक्यूम क्लीनर क्यों बोलते हैं? वैक्यूम क्लीनर का काम होता है कि कोनों कोनों से क्या, जहाँ पे हमारे हाथ नहीं पहुँच पाते हैं वहाँ पे से गंदगी को क्या करना, खींच करके बाहर निकालना। तो जो बृहस्पति होता है इसकी चुंबकत्व शक्ति इतनी ज़्यादा होती है कि ये आसपास के जो क्षुद्र ग्रह होते हैं उनको क्या करता है, अपने पास खींच लेता है, बुला लेता है अपने पास। तो इसीलिए इसको बोलते हैं वैक्यूम क्लीनर बोलते हैं। इसका घूर्णन जो होता है सबसे तेज होता है। बृहस्पति ग्रह का अपने अक्ष पे घूर्णन सबसे ज़्यादा तेज होता है, सबसे अधिक गति से क्या करता है, घूर्णन करता है। और इसके पास सबसे ज़्यादा गुरुत्वाकर्षण भी होता है, अभी बताया। क्योंकि गुरुत्वाकर्षण नहीं रहेगा तो क्या करेगा, ये क्षुद्र ग्रहों को अपने पास खींच नहीं पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? तो सबसे बड़ा उपग्रह जो होता है गैनीमेड, वो भी किसका उपग्रह होता है? बृहस्पति का। गैनीमेड किसका उपग्रह है? बृहस्पति ग्रह का उपग्रह है, और ये उपग्रहों में सबसे बड़ा उपग्रह होता है। तो राइट आंसर होगा आपके क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 4, गैनीमेड। डिमोस और फोबोस ये दोनों किसके हैं? डिमोस और फोबोस ये दोनों मंगल ग्रह के उपग्रह हैं। और चंद्रमा मामा जी पृथ्वी दीदी के हैं, नहीं धरती माँ के, धरती माँ के भाई चंद्रमा मामा। सबसे सघन ग्रह कौन सा है? सघन का मतलब यहाँ पे किसका घनत्व सबसे ज़्यादा है? तो सबसे ज़्यादा घनत्व हमारी पृथ्वी का है। तो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 4, पृथ्वी। अब शनि का घनत्व कितना होता है? तो पृथ्वी का घनत्व पहले देख लीजिए। पृथ्वी का घनत्व कितना होता है? 5.52 होता है पृथ्वी का घनत्व। शनि का होता है सबसे कम घनत्व होता है, शनि का जल से भी कम होता है, इसीलिए पानी में तैर सकता है। लाल ग्रह किसे कहते हैं? लाल ग्रह कहते हैं मंगल ग्रह को। जिसने मंगल मिशन देखी होगी उसको पता होगा, क्योंकि वहाँ से डायरेक्ट फोटोज़ आए थे हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पे। तो मंगल ग्रह को कहते हैं हम लाल ग्रह। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। क्यों कहते हैं लाल ग्रह? इसका भी रीज़न है। तो इसका रीज़न ये है कि इस पे पाया जाता है क्या, आयरन ऑक्साइड। इस पे क्या पाया जाता है? आयरन ऑक्साइड पाया जाता है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, पाया जाने का मतलब कि इसकी अधिकता है, इसलिए इसको लाल ग्रह भी कहते हैं। मंगल ग्रह के बारे में कुछ और फैक्ट्स जान लीजिए। मंगल ग्रह जो होता है
पृथ्वी के समान इसका अक्षीय झुकाव जो होता है वो, अक्षीय झुकाव जो होता है इसका वो पृथ्वी के इक्वल होता है, पृथ्वी के बराबर होता है। दूसरा, अब इसका अक्षीय झुकाव उतना होगा तो पृथ्वी के समान अवधि के भी क्या होता है, इसके पास दिन और रात भी पृथ्वी के समान ही होते हैं। जैसे 24 घंटे का हमारे यहाँ होता है, तो 24 घंटे का दिन और रात की अवधि उनके यहाँ भी क्या होगी, बराबर होगी। और एक बात ये भी जान लीजिए कि पृथ्वी के बाद अगर किसी और ग्रह पे जीवन संभव है तो वो है केवल मंगल ग्रह। मंगल ग्रह के अलावा और किसी भी ग्रह पे जीवन संभव नहीं है। मंगल ग्रह जो होता है उसको लाल ग्रह कहते हैं। इसकी जो अवधि होती है वो पृथ्वी के समान होती है और इसका अक्षीय झुकाव जो होता है वो पृथ्वी के समान ही होता है। यह दूसरा छोटा ग्रह है। पहला सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, बुध होता है। दूसरा सबसे छोटा ग्रह मंगल। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, तो सबसे बड़ा ग्रह जो होता है वो हमारे गुरुजी बृहस्पति। ऑप्शन नंबर 2। शनि जो होता है उसके बारे में खास बात क्या है, क्योंकि इसका घनत्व क्या होता है, सबसे ज़्यादा कम होता है। शुक्र के बारे में क्या है, चमकीला तारा, भोर का तारा, सांझ का तारा, सुंदर तारा और सबसे गर्म तारा। सर्वाधिक CO2 की मात्रा होती है इसमें, प्रेशर कुकर कहा जाता है। सल्फ्यूरिक एसिड की मात्रा ज़्यादा होती है। तो ये आप बीच बीच में रिपीट करते चलेंगे तो आपको ज़्यादा आसानी होगी याद करने में। किन ग्रहों के बीच में क्षुद्र ग्रह पाया जाता है, इसके लिए एक बढ़िया सा चित्र बनाया है हमारे टाइपिस्ट ने, चलिए उसको देखते हैं। तो देखिए, ये है हमारा ग्रहों की दूरी सूर्य के दूरी के अनुसार, यानी सूर्य से बढ़ते हुए दूरी के अनुसार ग्रहों का क्रम है। सबसे पहले बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। तो यहाँ पे क्षुद्र ग्रह किसके किसके बीच में पाया जा रहा है, क्षुद्र ग्रह पाया जा रहा है मंगल और बृहस्पति के बीच में। और बृहस्पति के पास होती है गुरुत्वाकर्षण सबसे ज़्यादा, और ये क्या करता है, सारे क्षुद्र ग्रहों को अपने पास बुला लेता है। तो क्षुद्र ग्रह किसके किसके बीच में पाया जाता है, मंगल और बृहस्पति के बीच में। पे एक और पॉइंट क्लियर कर लेते हैं हम कि बाह्य ग्रह और आंतरिक ग्रह क्या होता है। मतलब क्षुद्र ग्रह से अंदर की ओर जाने पे, क्षुद्र ग्रह से पृथ्वी की ओर जाने वाले सभी ग्रह क्या होते हैं, आंतरिक ग्रह होते हैं। आंतरिक ग्रह होते हैं। सूर्य और क्षुद्र ग्रह के बीच में जितने भी ग्रह पाए जाते हैं वो सारे आंतरिक ग्रह होते हैं, और क्षुद्र ग्रह के बाद जितने भी ग्रह होते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं, बाह्य ग्रह होते हैं। बाह्य ग्रह होते हैं। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल ये आंतरिक ग्रह होते हैं। बीच में पड़ता है हमारा क्षुद्र ग्रह। क्षुद्र ग्रह के बाद जितने भी ग्रह होते हैं 4, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, ये सारे के सारे क्या होते हैं, बाह्य ग्रह होते हैं। आंतरिक ग्रह जो होते हैं वो तुलना में, बाह्य ग्रहों की तुलना में आकार में क्या होते हैं, छोटे होते हैं, और बाह्य ग्रह जो होता है आंतरिक ग्रह की तुलना में आकार में बड़ा होता है। तो ये बात याद रखिएगा। आंतरिक ग्रहों को पार्थिव या फिर टेरेस्ट्रियल कहा जाता है, जबकि बाहरी ग्रहों को जोबिन कहा जाता है। तो फिर से एक बार याद कर लीजिए, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल जो होता है उसको पार्थिव ग्रह, आंतरिक ग्रह और टेरेस्ट्रियल ग्रह कहा जाता है, जबकि बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण को जोबियन ग्रह कहा जाता है। आंतरिक ग्रह जो होते हैं आकार में छोटे होते हैं, बाह्य ग्रह जो होते हैं आकार में बड़े होते हैं। सूर्य जो होता है, सूर्य एक तारा है। सूर्य का द्रव्यमान कितना होता है, सूर्य का द्रव्यमान पृथ्वी से 3,32,000 गुना होता है, गुना ज़्यादा होता है। सूर्य जो होता है, सूर्य का व्यास कितना होता है, सूर्य का व्यास 109 गुना होता है पृथ्वी से। गुरुत्वाकर्षण इसका होता है पृथ्वी से 18 गुना। ऊर्जा जो होती है इसके अंदर कितनी होती है, 10⁻26 जूल। सूर्य अपना ब्रह्मांड का एक चक्कर कितने दिन में पूरा करता है, तो 25 करोड़ साल में। सूर्य ब्रह्मांड का एक चक्कर कितने दिन में पूरा करता है, 25 करोड़ साल में। और 25 करोड़ साल में पूरा करता है, उसकी स्पीड कितनी रहती है, ये काफ़ी रोचक तथ्य है, 250 किलोमीटर पर सेकेंड। इस रफ्तार से धरती पे अगर कोई चले तो उसको जिन्न कहते हैं, लेकिन सूर्य हमारा चलता है फिर भी उसको ब्रह्मांड का एक चक्कर लगाने में 25 करोड़ साल लग जाते हैं।
तो ये है कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट अबाउट सन। चलिए हम अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ से आपको वहाँ से आपको इस क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, मंगल और बृहस्पति के बीच में क्षुद्र ग्रह पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सिजिगी क्या है? सिजिगी एक घटना है जिसमें तीन खगोलीय पिंड एक सीधी रेखा में होते हैं। एक हो गया, दो हो गया, तीन हो गया। अब ये तीन खगोलीय पिंड होते कौन कौन से हैं? एक हो गए हमारे मामा जी, एक हमारी पृथ्वी माँ और दूसरे होते हैं सूर्य भगवान। तो सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा जब तीनों एक सीध में होते हैं तो उसको कहते हैं क्या? सिजिगी। राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट। सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा जब एक सीध में होते हैं तो उसको सिजिगी कहा जाता है। निम्न में से कौन पार्थिव ग्रह नहीं है? तो जो आंतरिक ग्रह नहीं होगा वो पार्थिव ग्रह भी नहीं होगा, क्योंकि आंतरिक ग्रह को ही पार्थिव ग्रह कहा जाता है। तो बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, ये तीनों के तीनों क्या है? पार्थिव ग्रह नहीं है। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा आपका अरुण। अरुण जो है वो किसी भी कीमत पे पार्थिव ग्रह नहीं होगा। एक ग्रह को अपने कक्ष में सूर्य से अधिकतम दूरी को क्या कहा जाता है? ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मान लीजिए ये है हमारा सन और ये हो गई किसी अक्ष की दूरी, और यहाँ पे है मान लीजिए कोई हमारी पृथ्वी को ही ले लीजिए, पृथ्वी है। तो अगर पृथ्वी इस अगर जगह पर है तो यहाँ से सन की और पृथ्वी की दूरी क्या है? कम है। लेकिन वहीं पृथ्वी अगर यहाँ है तो यहाँ से और पृथ्वी की दूरी, सन से पृथ्वी की दूरी क्या है? बहुत ज़्यादा है। तो कुछ साल में कुछ ऐसे गिने चुने तारीख आते हैं जिन पे ये घटनाएं होती हैं, निश्चित टाइम पे होती हैं। सूर्य से रिलेटेड जितनी भी घटनाएं होती हैं वो निश्चित होती हैं, क्योंकि सूर्य क्या है? निश्चित होता है। सूर्य स्थिर होता है, वैसे स्थिर तो नहीं होता लेकिन उसको स्थिर हम मान के चलते हैं। तो पृथ्वी या फिर कोई भी ग्रह जो होता है जब सूर्य के सबसे निकटतम वाले अक्ष पे आता है तो उसको बोलते हैं उपसौर, और दूर वाले को क्या बोलते हैं? अपसौर, यानी अपार दूरी हो गई है। सूर्य से अपार दूरी को बोलते हैं अपसौर। सूर्य के ऊपर ही है यानी पास में है। उपसौर, उपसौर किस डेट को पड़ता है? तो 3 जनवरी को, 3 जनवरी को उपसौर, जबकि 4 जुलाई को आता है आपका उपसौर। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा कि एक ग्रह की अपने कक्ष में सूर्य से अधिकतम दूरी को क्या कहते हैं? यानी अपार दूरी है तो क्या बोलेंगे? उसको अपसौर बोलेंगे। और ये किस डेट को आता है? तो 4 जुलाई को आता है। राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सेकेंड, अपसौर। किस गैस की उपस्थिति के कारण वरुण ग्रह हरे रंग का दिखाई देता है? ये क्वेश्चन थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है। यहाँ पे वरुण न रह करके क्या होगा? अरुण ग्रह होगा। अरुण, हरे रंग का ग्रह कौन सा होता है? अरुण होता है। क्यों होता है हरे रंग का? और किस गैस की वजह से होता है? तो वो होती है हमारी मीथेन गैस। मीथेन गैस की वजह से अरुण ग्रह जो होता है वो हरे रंग का दिखाई देता है। हरे रंग के दिखाई देने के साथ साथ इसको क्या बोलते हैं? लेटा हुआ ग्रह भी कहते हैं। लेटा हुआ ग्रह किसको कहते हैं? अरुण को ही कहते हैं। हाइड्रोजन और ये सब पाया जाता है मंगल ग्रह पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस ग्रह की परिभ्रमण गति सबसे अधिक होती है? राइट आंसर होगा आपका सबसे तेज जो परिभ्रमण गति होती है वो होती है आपकी बृहस्पति ग्रह की। ऑप्शन में दिया नहीं है तो 5वां हम डाल लेते हैं, बृहस्पति। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 5, बृहस्पति ग्रह की परिभ्रमण गति सबसे अधिक होती है। परिभ्रमण और परिक्रमण 2 गतियां होती हैं। परिभ्रमण होता है और साथ ही साथ क्या होता है? परिक्रमण। तो परिक्रमण में हो जाएगा कि कोई भी ग्रह सन के आसपास जो चक्कर लगाता है, सन के आसपास जो चक्कर लगाता है उसको क्या बोलते हैं? परिक्रमण गति बोलते हैं। सबसे ज़्यादा परिक्रमण गति किसकी होती है? तो बुध ग्रह की होती है, क्योंकि बुध क्या है? सन के सबसे पास है तो उसकी परिक्रमण गति सबसे तेज होती है। तो अगर परिक्रमण पूछेगा तो बुध आंसर होगा। परिभ्रमण पूछेगा, परिभ्रमण का मतलब होता है कि अपने अक्ष पर घूमना, अपने अक्ष पर किस गति से वो घूर्णन करता है किसी ग्रह का, तो वो उसका परिभ्रमण गति होगा।
सबसे ज़्यादा परिभ्रमण गति होता है बृहस्पति का, सबसे ज़्यादा परिक्रमण गति होता है बुध ग्रह का। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर कितने समय में पहुंचता है? तो 8.16 8 मिनट 16 सेकेंड में। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। निम्नलिखित में से किस ग्रह के पास उपग्रह नहीं है? तो बुध और शुक्र कुछ ऐसे ग्रह हैं जिनके पास कोई भी उपग्रह नहीं होता है। बुध व शुक्र ऐसे ग्रह हैं जिनके पास कोई भी उपग्रह नहीं होता है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। बाकी ऑप्शंस को भी देख लीजिए। शनि व बृहस्पति, शनि के पास भी बहुत सारे ग्रह होते हैं, बृहस्पति के पास भी बहुत सारे उपग्रह होते हैं। शनि का सबसे फेमस उपग्रह जो होता है वो होता है टाइटन। टाइटन शनि के कुल उपग्रह में सबसे ज़्यादा फेमस होता है। बृहस्पति का गैनीमेड जो कि सबसे बड़ा उपग्रह माना जाता है।